हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं गुप्ते सर और इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए बेटा, हमने इसके पहले जो क्या किया था कि पीएनएसटी 2024 की केमिस्ट्री सिलेबस की संपूर्ण जानकारी ली थी, है ना। इस संपूर्ण जानकारी में हमने केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक आपके पीएनएसटी 2024 में होने वाले हैं, पूरी पूरी बात हमने वहां पर की थी। और क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी पूरी बातें हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज बेटा हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 और हमारे कोर्स का श्री गणेश शुरुआत। आज से हम अपने चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और आपको पूरे पूरे लेक्चर सीरीज वाइज, क्रम वाइज हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एकेडमी बालाघाट पर रोज मुफ्त में मिलते रहेंगे। तो कृपया कर आप सारे लेक्चर ध्यान से देखें और हमारे साथ पीएनएसटी 2024 के लक्ष्य को लेकर के जुड़ जाइए। पूरी पूरी तैयारी हम बिल्कुल मजे के साथ करने वाले बेटा। तो मैं हूं, आपको पता है, बोपचे सर, और देखने वाले हम केमिस्ट्री का पूरा पूरा सिलेबस मेरे साथ। चलिए तो चलते हैं आगे की ओर और आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। और टॉपिक है हमारा परमाणु संरचना। क्या है बेटा? परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना के बारे में क्या क्या बातें हैं, पूरी बातें मैं आपको एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करके समझाना की कोशिश करता हूं। तो बेटा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो आपको बताऊं तो यहां पर वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। क्या है वैज्ञानिक? महर्षि कणाद। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा बेटा, महर्षि कणाद। ठीक है, क्या है वैज्ञानिक? कणाद। ठीक है, कणाद। ये कणाद नाम के जो वैज्ञानिक थे बेटा, इन्होंने इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी लोगों के मध्य रखी थी। मतलब परमाणु एक पदार्थ का छोटा सा कण होता है, यह बात लोगों के सामने सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने लोगों को बताया। जब परमाणु के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। अब बहुत अरसे बीते, ज्यादा जानकारी इन्होंने लोगों के सामने नहीं रख पाई क्योंकि देश में बहुत सारी उथल पुथल थी, कुछ बातें थी। जो बात इन्होंने लोगों के सामने रख पाई थी वो बातें कुछ विशेष थी पर सूक्ष्म थी, थोड़ी थी। आगे चलते गया समय और कुछ समय पश्चात एक वैज्ञानिक जिनका नाम आज आप सुनते हैं, जॉन डाल्टन, है ना, ये लोगों के सामने आए। कौन आए बेटा? जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने सन 1803 में परमाणु के बारे में कुछ जानकारी लोगों के सामने रखी। कैसे जानकारी? तो कुछ प्रयोग किया, प्रयोग के माध्यम से या इधर उधर से अध्ययन करके पूरी पूरी जानकारी लोगों के सामने रखी, जिसे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत। ठीक है, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब ये परमाणु सिद्धांत क्या था, तो एक एक बातें मैं आपको बताता हूं कि इस परमाणु सिद्धांत के माध्यम से लोगों के सामने जॉन डाल्टन ने सन 1803 में क्या क्या बातें लोगों के सामने रखी। तो सबसे पहली बात इन्होंने रखी कि जो परमाणु होता है वो सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है? परमाणु सूक्ष्म कण होता है। किसका बेटा? सूक्ष्म कण होता है ना, सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, परमाणु सूक्ष्म कण होता है। किसका? पदार्थ का। किसका बेटा? पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने लोगों को बताई कि एक तत्व के सारे परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। भार, आकार एवं अन्य गुणों में कैसे होते हैं बेटा? अन्य गुणों में समान होते हैं। अन्य गुणों में समान होते हैं। भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने बताई कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, एक ही तत्व के सारे परमाणु भार, आकार, अन्य गुणों में समान होते हैं। और अगर बात करें अलग अलग तत्वों की, अलग अलग तत्वों
परमाणु बात वही रहेगी पूरी, भार, आकार और अन्य गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं बेटा? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग गुणों में, भार, आकार और अलग गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। चौथी बात परमाणु अविभाजित होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। और भी बात बताई, क्या है पांचवी बात? देखिएगा, पांचवी बात बताई कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, और न ही बनाया जा सकता है। ये बात लोगों के सामने जॉन डाल्टन ने रखी, परंतु जॉन डाल्टन की बातों को लोगों ने सुना और जब इस पर यानी कि परमाणु पर काम करना चालू किया बेटा, तो पता चला कि परमाणु 35 प्रकार के सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। कितने? 35 प्रकार के सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कण से मिलकर कौन बना होता है? परमाणु बना होता है, जिसमें तीन कण कैसे होते हैं बेटा? 3 सूक्ष्म कण मुख्य होते हैं, जिन्हें आप मुख्य होते हैं। 3 सूक्ष्म कण कैसे होते हैं? मुख्य होते हैं, है ना, जिनके बारे में आपने सुना है। 3 मुख्य कण होते हैं बेटा, कौन कौन से? तो आपने सुना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 मुख्य कण कैसे होते हैं? सूक्ष्म मुख्य कण होते हैं। इनके बारे में आगे की ओर बताता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। 3 सूक्ष्मतम कण मुख्य होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों ही कण क्या होते हैं? परमाणु में पाए जाते हैं। कब पता चला? जब 1803 के बाद, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद, परमाणु के बारे में अध्ययन करने के पश्चात। तो अब जानते हैं कि किस प्रकार से पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और परमाणु की यह संरचना कैसे पता चली, ये पूरी जानकारी इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। ठीक है, यहां आपको दिख रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसमें 6 लिखा है, मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और ये बाहरी कक्षा में दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन। ये ही पूरी जानकारी, ये जो शेप है आपका परमाणु का, ये पूरा शेप हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आते हैं बेटा आगे की ओर, और देखिए बात करेंगे परमाणु के घटक की। तो अभी मैंने आपको बताया कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले बोला कि परमाणु न किसी से बना होता है, न परमाणु को किसी में बांट सकते हैं, है ना। पर बाद में पता चला कि परमाणु तीन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ना। 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये बात पता चली। और ये 3 सूक्ष्मतम कण कौन कौन से थे? तो पहला बेटा आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरा भी आप जानते ही हैं, मुख्य कण, जिसका नाम है प्रोटॉन। और बेटा तीसरा भी आप जानते हैं, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। ये 3 सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु में पाए जाते हैं। ऐसा लोगों के सामने अनेक वैज्ञानिकों ने खोजों के बाद रखा। अब कैसे कैसे ये तीनों कण लोगों के सामने, यानी कि अनेक इस पूरे विश्व के सामने आए, कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया, प्रोटॉन कैसे आया, न्यूट्रॉन कैसे आया, ये पूरी बातें हम आगे करते हैं। चलिए और बढ़ते हैं थोड़े आगे, और बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसको करने वाले, यानी इस बारे में खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे, प्लाकर, और इनके साथ थे बेटा क्रुक्स। कौन थे? है ना, क्रुक्स। ठीक है, क्रुक्स। ये 2 वैज्ञानिक थे, और ये दोनों वैज्ञानिक के जो मुखिया थे, मुखिया मतलब इनके साथ मुख्य वैज्ञानिक के रूप में काम करने वाले वैज्ञानिक सर जे थॉमसन। इन्होंने परमाणु के बारे में मुख्य काम किया था मिलकर। अब बेटा कैसे किया? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, परमाणु के बारे में
खोज करने के लिए कि परमाणु में क्या क्या होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे इन्हें मिला, ये पूरी बातें मैं आपको सुनाता हूं। तो सबसे पहले इन्होंने अपने प्रयोग में एक निर्वात नलिका ली। क्या ली बेटा? निर्वात नलिका। ये जो आप दिख रहे हैं वैक्यूम, ये है निर्वात नलिका। अब इस निर्वात नलिका में से पूरे नमी और अन्य गैसों को निकालकर इन्होंने क्या किया, कम दाब पर, ठीक है बेटा, हाई वोल्टेज है और कम दाब, ठीक है, यहां लिख देता हूं, कम दाब पर क्या कर दिया, गैसों को भर दिया। क्या कर दिया बेटा? गैसों को भर दिया। और एक कैथोड एक साइड और एक साइड क्या लगा दी बेटा, एनोड छड़ लगा दी। और उच्च वोल्टेज, क्या बोला मैंने, उच्च वोल्टेज स्रोत को जोड़ दिया, उच्च वोल्टेज स्रोत को जोड़ दिया और विद्युत धारा प्रवाहित करने लगा। तो इन्होंने देखा कि इस कैथोड से एक अदृश्य किरणें निकलती हैं और सीधी निकलती हुई कहां चली जाती है, कैथोड से निकलती है और एनोड की ओर चली जाती है। कौन देख रहा है बेटा? प्लाकर, क्रुक्स और इनके जो मुख्य वैज्ञानिक हैं, इनके साथ इन्होंने काम किया था, प्लाकर क्रुक्स ने। पर वैज्ञानिक की टीम के मुखिया कौन थे? सर जे थॉमसन। मिलकर काम कर रहे थे और काम के दौरान इन्होंने देखा, हाँ ये काम बेटा चालू हुआ था, ये भी बता दूं सन आपको 1879 है ना, 1879, 1879 में। और पूर्ण रूप से काम में इलेक्ट्रॉन यानी ऋण कण के बारे में आपको और भी बता दूं तो 1897 में जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु में एक ऋण कण है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। खोज यहां से चालू हुई। परमाणु में क्या क्या हुआ पूरी बातें आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा यहां पर सबसे पहले पता चला क्या हुआ, पूरी बातें आपने समझा कि एक निर्वात नलिका ली गई, कम दाब पर गैसों को भरा गया, उच्च वोल्टेज लगाया गया, जिससे कैथोड से क्या हुई, एक अदृश्य किरणें निकलने लगी और इन अदृश्य किरणें सीधी सीधी कहां जाने लगी, कैथोड से एनोड की ओर जाने लगी। अब बेटा यहां पर इनको नाम दे दिया गया कैथोड किरणें। क्या नाम दे दिया गया भैया? बेटा कैथोड किरणें। क्या नाम दे दिया गया? कैथोड किरणें। क्यों कैथोड किरणें नाम दिया गया? क्योंकि कैथोड से निकल रही थी। अब ये कैथोड से निकल रही थी इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कह दिया गया। ठीक है बेटा, आगे पता चला कि ये कैथोड किरणें हैं जो यहां से निकलकर किधर की ओर जा रही हैं, किधर की ओर जा रही हैं, धन प्लेट की ओर जा रही हैं। अब धन प्लेट की ओर जा रही हैं तो पता चला कि ये धन प्लेट की ओर जा रही है, कैथोड किरणें हैं और धन प्लेट की ओर जा रही, मतलब ये ऋण कणों से मिलकर बनी होगी। किससे बनी होगी? ऋण कणों से मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी होगी? ऋण कणों से। किससे बेटा? ऋण कणों से मिलकर बनी होगी। ऋण कणों से मिलकर बनी होगी, मिलकर बनी होगी, ऐसा वैज्ञानिकों ने सोचा। और सन 1800 मैंने बताया जैसे कि सन 1879 से काम चालू हुआ, कैथोड किरणों की खोज हो गई सन 1879 में और ये ऋण कणों से मिलकर बनी होती है, ऐसा इन्होंने कहा। पर समय बीतते बीतते सर जे थॉमसन ने ये जो कैथोड किरणें हैं ये ऋण कणों से मिलकर बनी होती है, ऐसा पूरी बात सन 1897 में रख दी। और 1897 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्टोनी, है ना। देखो इन्होंने बोला कि परमाणु में ऋण कण होते हैं। क्या बोला? ऋण कण पाए जाते हैं। किसने बेटा? ये टीम ने बोला कि परमाणु में जो कैथोड किरणें ये ऋण कणों से बनी होती है और परमाणु के अंदर ऋण कण पाए जाते हैं सन 1897 तक, जबकि कैथोड किरणें ऋणात्मक होती पता चल गया था इधर। यानी परमाणु में ऋणात्मक चीजें पाई जाती है सन 1879 में पता चल गया था कि परमाणु में ऋणात्मक चीजें पाई जाती है। अब बेटा स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने इन ऋण कणों को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। तो याद आपको यहां यह भी रखना है बेटा, याद आपको यहां यह भी रखना है कि इलेक्ट्रॉन शब्द जो है वो किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था। किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था। तो ये इस प्रकार से ऋण कणों की खोज हो गई और ऋण कणों को इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले वैज्ञानिक थे स्टोनी। इसलिए इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज
कैथोड किरणों से हो गई। और इनके खोजकर्ता जो है वो कौन है? सर जे थॉमसन। कौन है बेटा? सर जे थॉमसन। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन। और भी बातें आगे मैं आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में करूंगा। ठीक है, बढ़ते थोड़ा और कैथोड किरणों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बेटा? कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। तो यहां आपने देख रहा, ये जो चित्र आपको दिख रहा है इस डिब्बे में, ये पूरा पूरा कैथोड किरणों के उत्सर्जन का चित्र है कि कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न हुई थी। यहां पर जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये निर्वात नलिका है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और यहां पर बहुत ही कम दाब पर गैसों को भरकर उच्च वोल्टेज लगाया जाता है दोनों प्लेटों के मध्य, तो अदृश्य किरणें निकलती है। और ये अदृश्य किरणें क्या होती? कैथोड किरणें होती है। और ये अब हम पढ़ने वाले कैथोड किरणों के गुण। तो बेटा सबसे पहले गुण की बात बताऊं तो क्या है? सबसे पहला गुण ध्यान से देखिएगा, कैथोड किरणों का सबसे पहला गुण। तो कैथोड किरणें क्या होती हैं? ये सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है, मतलब बेटा सीधे एनोड से निकली और कैथोड से निकली और एनोड की ओर बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाती, मतलब ये सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, दूसरी चीज मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं, बिल्कुल सीधे निकली और सीधे निकल जाती है, यानी सरल रेखा में गति करती। कौन बेटा? प्रयोग द्वारा पता चला कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है। दूसरी बात बेटा, ये ऋण कणों से मिलकर बनी होती। किससे बनी होती है? ऋण कणों से मिलकर बनी होती है, ऋण कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ऋण कणों से मिलकर बनी होती है। ऐसा भी लोगों को पता चला कब? जब प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, कि जब क्या किया गया कि जब कैथोड किरणों को किसी विद्युत क्षेत्र में, या देखिए यहां पर ही आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र में इन्हें भेजा गया, तो ये धन प्लेट की ओर जाने लगी। यानी ये किससे बनी है? आपको पता है कि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण और सजाती ध्रुवों में बेटा प्रतिकर्षण होता है, मतलब ये ऋण कण से बनी है तब ये धन की ओर जाती है, ऐसा निष्कर्ष निकला और बता दिया गया कि कैथोड किरणें ऋण कणों से मिलकर बनी होती है। तीसरी बात बेटा, विद्युत क्षेत्र में ये धन प्लेट की ओर जाती है, धन प्लेट की ओर जाती है। ठीक है, चौथी बात बेटा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। चौथी बात क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में किसकी ओर जाती है? दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव की ओर जाती या गमन करती है। पांचवी बात बेटा ध्यान से सुनिएगा, कैथोड किरणों के गुण में 1 2 3 बातें आपको मैंने बताई। ये यांत्रिक कार्य कर सकती है। क्या कर सकती है? यांत्रिक, है ना, जैसे तांत्रिक जादू होने से कुछ काम कर लेता है। अब ये अदृश्य होती है, दिखती तो नहीं है, पर फिर भी इनके मार्ग में जहां से जा रही होती है बेटा, जैसे यहां से निकली और यहां कोई घूर्णी पहिया रख दिया जाए, घूमने वाला कोई पहिया रख दिया जाए, तो ये क्या होता है? ऑटोमेटिक घूमने लगता है। ऑटोमेटिक क्यों घूमने लगता है? क्योंकि इससे कैथोड किरणें टकराती है, और कैथोड किरणें टकराती है तो ये क्या होता है? घूमने लगता है। यानी ये यांत्रिक कार्य कर सकती है, कर सकती नहीं, करती है। बेटा अगली बात बताऊं तो ये क्या करती है? पतली पन्नी को, धातु की पतली पन्नी को पार कर सकती है, धातु की पतली पन्नी को पार कर सकती। कौन? कैथोड किरणें। ठीक है, इतने गुण काफी है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कण प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। दूसरा कण कौन था परमाणु में? देखिए इधर तो पता चल गया, हाँ थोड़ा और भी बता दूं। यहां जब पता चला कि परमाणु में कुछ ऋण कण होते, सन कितने में बेटा? सन पता चल गया हमें 1879 में कि परमाणु में कुछ ऋण कण पाया जाता है।
अब ये ऋण कण होता है, जब पता चला तो वैज्ञानिकों के मन में एक भाव आए कि जब परमाणु में कुछ ऋण होता है और परमाणु उदासीन होता है, क्या होता है बेटा, यहां थोड़ी बात हम करते हैं कि लोगों को अध्ययन के द्वारा, लोगों मतलब वैज्ञानिकों को, किसको बेटा, वैज्ञानिकों को यह पहले से पता था कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। और सन 1869 में पता चला कि 79 में पता चला कि परमाणु कैसा है, परमाणु में ऋण कण होते हैं। क्या पता चल गया, ऋण कण पाए जाते हैं। अब जब ऋण कण पाए जाते हैं और परमाणु उदासीन होता है, तो प्रश्न ये उठा कि परमाणु में कहीं ना कहीं धनावेश पाया जाता होगा। क्या पाया जाता होगा बेटा, धनावेश उपस्थित होगा, ऐसा वैज्ञानिकों के मन में प्रश्न उठा। और फिर प्रयोग स्टार्ट। अब प्रयोग स्टार्ट किया फिर से वैज्ञानिकों ने, और एक वैज्ञानिक सन 1886 में आ गए। कितने में, 1886 में, जिसका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था, गोल्डस्टीन। इस गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने भी सेम जैसे विलियम प्लाकर और जोसेफ क्रुक्स ने जैसा और जे थॉमसन ने जैसा एक इंस्ट्रूमेंट लिया था, सेम वैसा ही इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक निर्वात नलिका ले ली। क्या ले ली बेटा, एक निर्वात नली ले ली। और इस निर्वात नली में इन्होंने गैसों को भर दिया। किसको भर दिया बेटा, गैसों को कम दाब पर भर दिया, कम दाब पर गैसों को भर दिया। और यहां पर जो कैथोड लिया इन्होंने, वो कैसा लिया, छिद्रित। कैसा बेटा, छिद्रित कैथोड। ठीक है, ये कैथोड जो लिया इन्होंने प्रयोग में, ये किया छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया। अब छिद्रित कैथोड, और यहां ले लिया बेटा एनोड। क्या ले लिया, एनोड ले लिया। अब एनोड कैथोड, और फिर लगाया इन्होंने हाई वोल्टेज का करंट स्रोत। अब हाई वोल्टेज का स्रोत जैसे ही लगाया तो इन्हें एक अलग से प्रकार के अदृश्य किरणें दिखाई दी। यहां पर कुछ अलग सा इन्हें फील हुआ कि इनके प्रयोग में इन्हें कुछ अलग से कण दिखाई दिए, जो कि इस छिद्रित कैथोड को पार करके निकलने लगते हैं, जिन्हें इन्होंने नाम दिया एनोड से निकल रही थी, इसलिए इन्होंने इसको एनोड किरणें नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, एनोड किरणें। तो एनोड किरणों के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक है वो कौन है, गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने इन्हें एनोड किरणें कहा, और ये बताया ये एनोड से निकलती है, इसलिए इन्हें एनोड किरणें कहा। बाद में इन्हें केनाल किरणों के नाम से भी जाना गया। किससे बेटा, केनाल किरणें। ठीक है, इन्हें बाद में केनाल किरणें भी कहा, तो एनोड किरणों को ही केनाल किरणें भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो बात पता चल गई। कैसे एनोड के बारे में, अभी मैं एनोड किरणों के बारे में बता रहा हूं, प्रोटॉन की खोज आगे और बताऊंगा, इसी का पार्ट है ना। तो बेटा अब आगे पता चला कि ये एनोड से निकलती, इसलिए एनोड किरणें, केनाल किरणें भी इन्हें कहा जाता है। अब केनाल किरणें भी इन्हें क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे देखा था, क्योंकि ये छिद्र से होकर पार हो जाती, इसलिए इन्हें केनाल किरणें या एनोड किरणें भी कहा गया। अब आगे की बात पता चली कि ये धन कणों से मिलकर बनी होती। किससे, धन कणों से मिलकर बनी होती है, धन कणों से बनी होती है, और धन कणों से मिलकर बनी होती है। और धन कण के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक भी हो गए गोल्डस्टीन। तो बेटा प्रोटॉन की खोज तो वैसे गोल्डस्टीन ने ही की कि ये धन कण से बनी हुई होती है, कौन, एनोड किरणें, और ये धन कण ही प्रोटॉन, बाद में इन्हें प्रोटॉन कहा गया। परंतु गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की, ऐसा माना जाता है, और ये धन कण के बने होते ये भी इन्होंने ही बताया। बाद में 1909 लगभग में एक वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड। बेटा कौन, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने इन धन कणों को बेटा क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। तो ये धन कणों को प्रोटॉन नाम देने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। इसलिए कभी कभी बोला जाता है, अधिकांश देखा कभी कभी जाता है कि प्रोटॉन के जो खोज करता है वो कौन कह दिया जाता है, रदरफोर्ड। जबकि वास्तविक रूप में प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी किसने, गोल्डस्टीन ने। सन कितने में बेटा, 1886। और यहां बात है 1909 की।
है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो एनोड किरणें हैं वो धन कणों से मिलकर बनी होती है और उन धन कणों को ही प्रोटॉन बाद में कहा गया। ठीक है, ये पूरी बात आपको समझ में आ रही है। प्रोटॉन के जो खोज करता है वो गोल्डस्टीन थे वास्तविक तो, पर नाम प्रोटॉन दिया था रदरफोर्ड ने। किसने बेटा? रदरफोर्ड ने। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये धन कण होते हैं कौन? प्रोटॉन। ठीक है, आगे और भी इनके गुण के बारे में बात करेंगे एक साथ। अब आगे बेटा आते हैं एनोड किरणों के गुण पर। तो एनोड किरणें भी कैथोड किरणों की तरह बहुत सारे गुण रखती है और उससे विपरीत गुण रखती है। तो पहला तो वो भी सरल रेखा में जाती थी, तो ये भी क्या होती बेटा? सरल रेखा में गति करती है। क्या करती है? सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, दूसरी बात बेटा क्या है? तो ये भी यांत्रिक कार्य कर सकती है। ये भी यांत्रिक कार्य कर सकती है। यांत्रिक कार्य कर सकती है। ठीक है, यांत्रिक कार्य कर सकती है। ठीक है बेटा, यहां पर इनका वेग, हाँ आपको और भी बता दूं कि यहां पर जो अभी हमने पढ़ा था ये है ना, कैथोड किरणें, इनका एक गुण ये भी है कि इनका वेग जो होता है बेटा, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर। ठीक है बेटा, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मतलब कितना बेटा? प्रकाश का वेग पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, इनका वेग होता है। आगे आते हैं, इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर। देखो, उसका प्रकाश के वेग के बराबर था, इसका प्रकाश के वेग के, है ना, इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है बेटा, लगभग में बराबर होता है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात बता दूं तो ये यांत्रिक कार्य कर सकती, पहले ही बता दिया, ये धन कणों से मिलकर बनी होती है। किससे बेटा? धन कणों से मिलकर बनी होती है ना, मिलकर बनी होती है। अगली बात करते हैं, पांचवी, है ना, ये विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर क्या करती बेटा? गमन करती हैं। तब तो ये धन से बनी होगी, तब तो ये ऋण की ओर जाएगी, क्योंकि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ये बात थी पूरी की पूरी एनोड किरणों के गुण की। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं आगे न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, है ना। अब बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज। तो इससे पहले थोड़ी कहानी सुनते हैं। अब थोड़ी कहानी क्या है, तो यहां पर आइए और इस डिब्बे में थोड़ी कहानी करते हैं। सन 1879 है ना, 1879 में, ठीक है, क्या पता चला ऋण कण के बारे में। किसके बारे में बेटा? ऋण कण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ऋण कण के बारे में। ठीक है, ऋण कण के बारे में पता चल गया सन 1879 में। अब बेटा 1879 के बाद 1886 में पता चल गया गोल्डस्टीन द्वारा कि परमाणु में धन कण भी होते हैं। परमाणु में धन कण भी होता है बेटा। क्या होता है? धन कण भी होता है। परमाणु में धन कण भी होता है, धन कण भी होता है। अब जब परमाणु में ऋण कण भी होता है, परमाणु में धन कण भी होता है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। यह बात क्लियर हो गई, इसीलिए परमाणु क्या होता है बेटा? उदासीन होता है, ऐसा इनने मान लिया। और यहां पर कहानी थोड़ी हो गई शांत। अब जब शांत हो गई, है ना, अब मैंने पूरी बातें बता दिया। इलेक्ट्रॉन 1997 जे थॉमसन, है ना, सॉरी 1897 जे थॉमसन, वो कैसा क्या है, पूरी बातें आपको मैंने कहानी के थ्रू समझा दी कि कौन सा वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी। खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन ऋणकर्ता के जो थे वो जे थॉमसन थे। इलेक्ट्रॉन शब्द स्टोनी ने दिया। प्रोटॉन की जो धन कण की खोज वो गोल्डस्टीन ने की थी बेटा, पर प्रोटॉन शब्द देने वाले वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे। ठीक है, अब बेटा आगे की ओर बढ़े तो अब ये बात जब क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ऋण कण की खोज हुई, ऋण कण, है ना, ऋण कण की जब खोज हुई तो पता चला कि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए
वैज्ञानिकों के मन में यह बात आई कि ऐसा क्यों कि परमाणु में ऋण कण है और परमाणु उदासीन, और परमाणु में कहीं ना कहीं धन कण उपस्थित होता होगा, और धन कण की खोज हो गई। और जब खोज हो गई और क्लियर हो गया कि परमाणु उदासीन है, तो अब कुछ दिनों तक काम शांत हो गया। और एक दिन एक वैज्ञानिक जिनका नाम था चैडविक, क्या नाम था बेटा? चैडविक। चैडविक ये अपना एक प्रयोग कर रहे थे, और प्रयोग सन 1932 में कर रहे थे। कितने में बेटा? 1932 में। चैडविक नाम के वैज्ञानिक सन 1932 में क्या कर रहे थे कि इन्होंने बेरिलियम के एक क्रिस्टल पर, किस पर बेटा? बेरिलियम के एक क्रिस्टल पर अल्फा कण, किसकी बेटा? अल्फा कण। क्या है? अल्फा, अल्फा कण, ठीक है। 1932 में चैडविक नाम के वैज्ञानिक बेरिलियम के क्रिस्टल पर अल्फा कण, ठीक है बेटा, अल्फा कणों की क्या कर रहे थे? बौछार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बौछार कर रहे थे। बौछार, बौछार मतलब इन्हें डाल रहे थे, बौछार कर रहे थे। तो बौछार के दौरान इन्होंने देखा कि जब हीलियम, देखो ये हीलियम ही अल्फा कण होता है, ये आपको याद होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए कि हीलियम ही अल्फा कणों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये इनका नेचर इनके नेचर के समान होता है, इसलिए हमने हीलियम लिखा। हीलियम की बौछार यानी अल्फा कणों की बौछार की, बमबारी की। तो इन्होंने देखा कि परमाणु में इन दो सूक्ष्म कणों के अलावा, परमाणु में इन दो सूक्ष्म कणों के अलावा, ये जो दो सूक्ष्म कण है बेटा, इनके अलावा एक अलग सा सूक्ष्म कण भी देखने को मिला, जो कि न तो ऋण आवेशित था न तो धन आवेशित था, न तो ऋण आवेशित था न तो धन आवेशित था। ऐसा एक उदासीन कण, क्या बेटा? उदासीन कण, उदासीन कण वैज्ञानिकों को मिला, वैज्ञानिक चैडविक को मिला, जिसका नाम इन्होंने रख दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया बेटा? न्यूट्रॉन। तो ये इसकी खोज हो गई 1932 में न्यूट्रॉन की। और इन्होंने देखा कि जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार कर देते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है, और इस नए तत्व का नाम है कार्बन। और ये कार्बन का निर्माण हो गया तो एक कण भी वहां पर उत्सर्जित हुआ, जिसका नाम था न्यूट्रॉन। क्या नाम था बेटा? न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा हो गई। आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा और भी आगे का भाग देखते हैं। यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में बेटा परमाणु में जो अव्ययी कण थे परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में जानकारी दी गई है। क्या है जानकारी में जो खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। प्रोटॉन जो है, क्या है बेटा? प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो है उन पर मास जो होता है वो एक होता है। देखो रिलेटिव मास एक, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास एक, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0.005। अब बात करें बेटा रिलेटिव चार्ज, तो आपको पता ही है प्रोटॉन पर +1, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, सब जानते हैं बेटा, ठीक है। चार्ज ऑफ कूलाम किसमें बेटा? कूलाम में। तो कूलाम में जो आवेश होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात करूं तो 1.6, क्या है बेटा? 1.6 गुणित 10 में -19 की घात कूलाम धनावेश, प्रोटॉन पर धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश, मतलब 1.6 गुणित 10 पर -19 की घात कूलाम क्या होता है बेटा? ऋणावेश। और इस पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं, मतलब आवेश कैसा है? 0 है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मास, मास का में केजी में, द्रव्यमान केजी में। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना? तो इलेक्ट्रॉन पर बेटा द्रव्यमान होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 पर -19 की घात, 27 की घात किलोग्राम बेटा। क्या है? किलोग्राम। अगर ग्राम में पूछे, किसमें बेटा? ये किलोग्राम में। ग्राम में पूछेगा तो बेटा ये हो जाएगा 1.67 गुणित 10 पे -24 की घात, ये हो जाएगा ग्राम, ठीक है। ये किलोग्राम में, ग्राम में पूछेगा तो इतना। यहां पर भी आवेश न्यूट्रॉन पर जो मास है वो सेम होता है ना, पर लगभग इससे थोड़ा ज्यादा होता है बेटा ये, है ना। तो यहां पर इतना ये है किलोग्राम में, ग्राम में पूछेगा तो भी इतना ही। अब बात करें जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है बेटा? तो 9.11 मल्टीप्लाई
10 पर 27, 10 पर कितनी बेटा 31 की घात किलोग्राम। अगर ग्राम में पूछेगा तो घात हो जाएगी 28 की, -28 की हो जाएगी। तो ये आपको पूरी जानकारी जो है वो किसके बारे में मैंने दे दी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में दे दी। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और थोड़ी बात करते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, क्या क्या होते हैं। अब एक शब्द आता है बेटा रिलेटिव मास। क्या आता है? रिलेटिव मास। ठीक है बेटा, रिलेटिव मास। तो ये रिलेटिव मास क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्या बेटा? रिलेटिव मास। ठीक है, अब ये रिलेटिव मास क्या है तो ध्यान से देखेंगे। हाँ थोड़ा सा, हाँ यही कर लेते हैं क्योंकि अगला पेज भी लेंगे तो वो भी दिक्कत है। हाँ अब बेटा रिलेटिव मास क्या है तो आवेश बटे द्रव्यमान। ठीक है, यानी आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान। ठीक है, क्या बोला बेटा? चार्ज मास रेशियो। ठीक है, हाँ आवेश बटे द्रव्यमान, E/m अनुपात। यह बड़ा विशेष अनुपात है और इस अनुपात की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसके लिए बेटा? अध्ययनों के लिए। अध्ययनों के लिए क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत हमें बहुत सारे कैलकुलेशनों में पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान होता है 1.75। कितना बेटा? 1.75 गुणित 10 पर 11 की घात। कितने की घात बेटा? 11 की घात कूलाम प्रति केजी। कूलाम प्रति केजी दिख रहा है बेटा? 1.75 गुणित 10 पर 11 की घात कूलाम सी है और प्रति किलोग्राम। ये इसका मान इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है कैलकुलेशनों में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आगे की ओर आते हैं अब और देखते हैं परमाणु का नाभिकीय मॉडल। अब बेटा परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की खोज हो चुकी। जब तीनों की खोज हो गई तो वैज्ञानिकों के मन में एक भाव आया कि परमाणु होता कैसे है और परमाणु होता कैसे है। ये सोचते सोचते कल्पनाओं में ही एक वैज्ञानिक जिनका नाम अभी हमने पढ़ा था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, सर जे थॉमसन, उन्होंने सोच सोच में जैसे बचपन में हम सोचते थे कि खास ऐसा होता, काश ऐसा होता, वैसे ही काश ऐसा होता सोचते सोचते सर जे थॉमसन ने अपना एक नाभिकीय मॉडल दे दिया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। दूसरे वैज्ञानिक की इसके मॉडल में जो कमी रह गई उसे दूर करने के लिए आ गए रदरफोर्ड। कौन थे बेटा? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड, इन्होंने अपना नाभिकीय मॉडल दे दिया ताकि इसकी कमी जो रह गई थी वो दूर हो जाए। फिर इसमें भी कुछ कमी मिल गई तो इसकी कमी फिर आगे दूर किया बोहर ने। बोले भैया तेरी जो मॉडल में कमी है वो मैं अपने मॉडल में दूर कर लूंगा, मेरा मॉडल सबसे स्ट्रॉन्ग। अब बाद में पता चला कि इसके भी मॉडल में दोष रह गए बेटा, तो वो दोष रहेगा ही, अभी भी है। ठीक है, तो कई सारे दोष है, फिर उन्हें क्लियर किया गया। तो बहुत सारी बातें हम इस परमाणु का नाभिकीय मॉडल में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल का। पहला मॉडल जिसका नाम है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है भैया, ठीक है बच्चों, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन के परमाणु मॉडल मतलब थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, ध्यान से सुनिएगा। थॉमसन ने ये मॉडल दिया था बेटा 1904 में। कैसे दे दिया? अब देखो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी क्या? तब नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज हुई 1932 में। तो सबसे पहले क्या किया इसने, जब 1900 नहीं बेटा 1800, जब 1879 में धन कण की खोज हो गई और 1897 लगभग बोलूं या अच्छा हाँ एक मिनट बेटा, ठीक है, ऋण कण की खोज हुई यहां। ठीक है, 1869 में ऋण कण की खोज हुई, ऋण कण की खोज हुई और 1886 में, ठीक है बेटा 1886 में, 86 में धन कण की खोज हो गई। किसकी बेटा? धन कण की खोज हो गई। तो बिना देर लगाए बिल्कुल कल्पनाओं में, क्या बोला मैंने बेटा? कल्पनाओं में थॉमसन ने ये सोचा कि परमाणु में जब धन ऋण कण भी होते हैं
परमाणु में धन कण भी होते हैं, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक काल्पनिक भी थे, बड़ा कल्पनाओं में जीते थे, जैसे बचपन में हम जिया करते थे। तो ये क्या थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्हें एक शौक था एक पकवान खाने का, जिसका नाम था प्लेम पुडिंग, जो ब्रिटेन की एक फेमस डिश है बेटा। पकवान है, जैसे अपने यहाँ समोसे जलेबी होता है ना, वैसे ब्रिटेन में एक फेमस डिश हुआ करती थी बेटा, जिसका नाम था प्लेम पुडिंग। क्या नाम था, प्लेम पुडिंग। ठीक है बेटा, क्या नाम था, प्लेम पुडिंग। ये प्लेम पुडिंग नाम की एक डिश थी। क्या थी बेटा, डिश है ना, ये डिश थी प्लेम पुडिंग। ये इसमें जैसी इसकी संरचना थी, ये खाते खाते सोच रहे थे कि जैसे इसकी संरचना वैसे ही परमाणु का मॉडल होता है। अब थोड़ा सुनाता हूं क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो थॉमसन का मॉडल की मुख्य बातें सुनाता हूं, है ना, मुख्य बातें। क्या बोला थॉमसन ने, थॉमसन बोलते हैं कि परमाणु धनावेशित गोलाकार भाग होता है, गोलाकार भाग है। परमाणु धनावेशित गोलाकार भाग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सहित उपस्थित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सहित उपस्थित होते हैं, जैसे तरबूज में, जैसे तरबूज में बीज, जैसे तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं, वैसे ही परमाणु एक धनावेशित गोलाकार भाग होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सहित ऐसे वैसे ही उपस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज, है ना। क्या बोला बेटा, जैसे तरबूज में बीज होते हैं वैसे ही परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब आपने तरबूज तो देखा ही है कि तरबूज जैसे ये लाल बम दिख रहा है, ऐसी तरबूज लाल बम होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन यानी बीज जो होते हैं वो अंदर धसे होते हैं काले कलर के। तो ये काले कलर के जो आप देख रहे हैं या ये जो दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, बोला इसने, किसने, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने सन 1904 में अपनी कल्पनाओं का एक मॉडल रखा कि परमाणु एक धनावेशित गोलाकार भाग होता है, यानी परमाणु एक गोलाकार भाग है, पूरा उसमें धनावेश फैला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश सहित जैसे तरबूज में बीज होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सहित उसमें घुसे हुए होते हैं। अब ये बात लोगों के सामने इनने रख दी, सर जे थॉमसन ने, ये परमाणु मॉडल था इनका और ऐसी बात उन्होंने उस समय लोगों के सामने रख दी। अब जब रख दी बेटा, और हाँ एक बात बताऊं तो इस आधार पर इसके मॉडल को, जो सर जे थॉमसन का मॉडल था, इस मॉडल को अलग अलग नाम दे दिया गया। एक तो थॉमसन का मॉडल कहते ही है, दूसरा इसके मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और ये प्लेम पुडिंग डिश के समान था, जैसे हमारे देश में तरबूज होता है ना एक फल, वैसे ही इंग्लैंड में डिश होती थी प्लेम पुडिंग, बिल्कुल गोल और उसमें कुछ बीच बीच में डला हुआ होता था, है ना। तो इसलिए इस मॉडल की तुलना प्लेम पुडिंग से इनने की थी, इसलिए इसके मॉडल को प्लेम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लेम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं बेटा, ठीक है, प्लेम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो तरबूज मॉडल या प्लेम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जे थॉमसन के मॉडल को क्या होता है, बोला जाता है, पुकारा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या इसमें कमी रह गई, है ना। तो सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं या दोष, तो बेटा क्या दोष रह गए, तो इसने तो बड़े मेहनत से बड़ी कल्पनाओं के साथ सर जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल सन 1904 में लोगों के मध्य रखा कि परमाणु एक गोलाकार धनावेशित भाग है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित सहित धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। तो इन्हें अब इनके मॉडल की बातें लोगों ने समझी पढ़ी, तो पढ़ने और समझने के बाद लोगों को यह समझ नहीं आया और उन्होंने लोगों किससे, सर जे थॉमसन से प्रश्न कर लिया कि सर जो आप बता रहे हैं कि परमाणु जो है एक धनावेशित गोलाकार भाग होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सहित धसे हुए होते हैं, तो वो कैसे होते हैं। क्या प्रश्न किया बेटा कि परमाणु में
इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सहित कैसे धनावेश, है ना, कैसे उपस्थित होते हैं, थोड़ा बताइए कैसे उपस्थित होते हैं। तो ये बात जब पूछी गई जब जे थॉमसन से, तो ये बताने में असफल रहे, बता ही नहीं पाए कि कैसे गोलाकार भाग में इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सहित धसे होते हैं, ये क्लियर नहीं कर पाए। तो बोल दिया गया भैया तुम्हारे मॉडल में दोष है, तुम्हारे मॉडल में त्रुटि है, तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि तुम बता ही नहीं पा रहे हो कि कैसे परमाणु के गोलाकार धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सहित उपस्थित होता है। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सहित कैसे उपस्थित होते हैं धनावेशित भाग के ऊपर, ये बता ही नहीं पाए। तो ये इसकी मॉडल की सीमा या दोष हो गया। दूसरा बेटा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसके बारे में नहीं बता पाए, हाइड्रोजन, जबकि सबसे सरल परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए, नहीं दे पाए, है ना, कोई जानकारी नहीं दे पाए। ठीक है बेटा, नहीं दे पाए, ठीक है, कोई जानकारी नहीं दे पाए, ठीक है, नहीं दे पाए। आगे की बात करते हैं बेटा, तीसरी, तो ये भी नहीं बता पाए कि जो रदरफोर्ड थे उनका अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग कैसा था। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाए। अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाए, बेटा, क्या नहीं कर पाए, कोई जानकारी नहीं दे पाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो कि सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में त्रुटि के रूप में मिली और इसके मॉडल को दोष के रूप में देख लिया गया और बोल दिया गया कि भैया आपका मॉडल काल्पनिक है और ये मॉडल कोई काम का नहीं है परमाणु को समझाने के लिए, इसके मॉडल को कर दिया गया असफल, यानी क्रॉस, गलत है, आपका मॉडल पूरी तरीके से फेल है। अब इस मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कि अब इसके तो मॉडल में फेकोलॉजी था, गलत था, त्रुटिपूर्ण था, तो अब एक वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने कल्पनाओं में मॉडल नहीं दिया बेटा, इसने सबसे पहले किया उस पर प्रैक्टिकल प्रयोग किया और प्रयोग के दौरान इन्होंने परमाणु का एक मॉडल लोगों के सामने रखा। तो क्या प्रयोग था, आगे देखते हैं बेटा। परमाणु का दूसरा मॉडल जिसका नाम है रदरफोर्ड का नाभिकी मॉडल, और रदरफोर्ड ने अपने नाभिकी मॉडल को देने से पहले सबसे पहले एक प्रयोग किया जिसका नाम था अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। और इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी ले ली। किसकी बेटा, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी ले ली और इस पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित, कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, ठीक है, धनावेशित होते हैं, ठीक है, तो धनावेशित होते हैं और धन कणों की इस पर बौछार कर दी, अल्फा कणों की बौछार किस पर, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर कर दी। तो क्या देखा इन्होंने, बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, अल्फा कण बहुत से, है ना बेटा, बहुत से अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण बहुत से कैसे होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। कैसे होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ये बात इन्होंने देखी अपने प्रयोग में, पहला प्रयोग इन्होंने किया। ठीक है बेटा, आगे दूसरी बात बताता हूं। दूसरी बात क्या देखी कि कुछ अल्फा कण सब पढ़ा है आपने बेटा पहले, है ना,
सारी चीजें पढ़िए, बस कुछ रिवाइज करते हैं जो काम की है, मुख्य मुख्य बातें करते हैं, फिर आगे आएंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर और फिर पूरे पूरे देखेंगे न्यूमेरिकल भी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, परमाणु से सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, ये तो हो गया है ना, बहुत से अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से कैसे हो जाते हैं बेटा, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते हैं मतलब अपना मार्ग बदल लेते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। दूसरी बात हो गई बेटा, तीसरी बात, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तीसरी बात, 20,000 में से 20,000 में से है ना, लगभग 20,000 में से लगभग एक, क्या बोला बेटा, लगभग एक अल्फा कण, 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग पर वापस लौट आ जाता है। क्या होता है बेटा, वापस, आपस नहीं, वापस। ठीक है बेटा, वापस लौट कर आ जाता है। ठीक है, वापस लौट जाता है। ये बातें जब इनको देखने को मिली तो इन्होंने कुछ मुख्य बातें रख दी लोगों के मध्य, परमाणु के बारे में मुख्य बातें ये इन्होंने प्रयोग किया बेटा, और प्रयोग के बाद ये जो निष्कर्ष के रूप में मुख्य बातें लोगों के सामने रखी कि परमाणु होता कैसे। तो यहां पर बातें क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ठीक है, मॉडल की, अब ये तो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था। प्रयोग इनने किया कि बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ अपने ही मार्ग पर वापस लौट गए। तो ये प्रयोग के दौरान इन्होंने देखा, और कुछ बातें जब इन्होंने पूरा प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष के रूप में लोगों के मध्य रखी कि जो परमाणु है ना बेटा, क्या है, परमाणु, जो परमाणु है वो क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग, क्या बेटा, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है बेटा, खोखला होता है। खोखला मतलब खाली होता है, खोखला होता है। दूसरी बात इसने रखी कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण या अधिकांश बेटा, संपूर्ण नहीं, अधिकांश, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, ठीक है बेटा, अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। किस बात से, क्योंकि विचलित होने लगे थे, और द्रव्यमान कैसा होता है, ध्रुवीकृत होता है। ठीक है, तीसरी बात, परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है। क्या होता है बोला बेटा, धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है। और भी एक बात रखी थी, चौथी बात यहां लिख देता हूं बेटा, परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है। और एक बात रखी, परमाणु नाभिक यानी परमाणु का नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। क्या बोला बेटा, बहुत छोटा होता है, परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये चार बातें परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने रखी। किसके, अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के द्वारा, कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का केंद्रीय भाग है ना, परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, और परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है, और परमाणु का नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। और भी बात इन्होंने रखी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या बोला बेटा, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्या बोला बेटा कि परमाणु, हाँ यहां ध्यान देंगे। चलिए, चौथी हो गई थी, पांचवी बात, परमाणु में इलेक्ट्रॉन
परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होते हैं, ठीक है, नाभिक के इर्द गिर्द बोला था इसने, इर्द गिर्द, ठीक है बेटा, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं। तो नाभिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द होते हैं। और भी बात इसने रखी कि छठवीं बात, इलेक्ट्रॉन है ना, नाभिक जो है, नाभिक क्या होता है बेटा, ग्रह की तरह है, क्या है, ग्रह की तरह। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरह बेटा, नाभिक जो है, सॉरी, नाभिक जो है वो सूर्य की तरह है। किसकी तरह है बोला बेटा, सूर्य की तरह है। नाभिक जो है वो सूर्य की तरह है, किसकी बेटा, सूर्य की तरह है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रह की तरह है। इसीलिए जैसे सूर्य के चारों ओर, जैसे सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है बेटा, ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे इसने बोला कि नाभिक के चारों ओर क्या होता है, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसा इसने कहा। तो ये पूरी बातें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की थी। आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं क्या है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं या दोष। अब ये दोष या सीमाएं क्या थी, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब रदरफोर्ड ने अभी जस्ट पहली बात, अंतिम बात मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने बोला कि जो परमाणु का नाभिक है वो किसकी तरह है, सूर्य की तरह है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रह की तरह है। और जैसे ग्रह नाभिक के चारों ओर, सॉरी, ग्रह जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ऐसी बात जब लोगों के सामने इसने रखी तो लोगों ने इससे प्रश्न पूछा कि भैया जो रदरफोर्ड जी, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है, नाभिक है वो धनावेशित है, ये दोनों ही आवेशित कण है, और आवेशित कण जब भी गति करता है तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जबकि बात करें सूर्य की और बात करें ग्रह की तो ये दोनों ही उदासीन है, और उदासीन कण घूमे तो कोई ऊर्जा उत्सर्जित हो या ना हो उससे कोई लेन देन नहीं है। पर जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा उत्सर्जित, क्योंकि गति करेगा तो ऊर्जा निकालेगा, और ऊर्जा निकालेगा तो ऊर्जा कम होगी, और जब ऊर्जा कम होगी तो वो धीरे धीरे ऊर्जा को कम करता करता क्या होगा, नाभिक से आकर्षित होता जाएगा, और कहां मिल जाएगा, नाभिक में मिल जाएगा, नाभिक में धस जाएगा। क्या बोला बेटा कि बताइए रदरफोर्ड जी कि अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम मान ले ग्रह की तरह और नाभिक को मान ले सूर्य की तरह, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और ये गति करते करते कहां हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा में कमी आएगी तो धीरे धीरे नाभिक में मिल जाएगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, स्थायित्व, है ना, स्थायित्व कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बताइए क्या यह आपकी बात सत्य है, तो थोड़ा क्लियरेशन कीजिए हमें। तो ये असफल रहे इसे बताने में, स्थायित्व के बारे में बताने में क्या रहे बेटा, असफल रही। ये बात जब इनसे पूछी गई कि ऐसा आपने बताइए क्यों बोला, तो ये बातों को स्पष्ट करने में असफल रहे, समझा ही नहीं पाए। तो ये होगा इनका एक दोष। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी बात बेटा, इसने परमाणु जो स्पेक्ट्रम होता है, परमाणु का स्पेक्ट्रम, क्या बोला बेटा, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है ये सतत होता है ना, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है ये सतत होता है या असतत, है ना, यानी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है बेटा, है ना, ये असतत होता है। इन्होंने क्या बोला कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, असतत होता है। क्या होता है, असतत होता है, यानी कि लगातार होता है, ऐसा बोला। जबकि प्रयोग द्वारा पता चलता है कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, सतत होता है। तो ये भी एक इनका दोष था कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो असतत होता है, इनने कहा, जबकि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होता है। तो ये भी एक गलती इनके मॉडल में मिली। अगली बात इनकी बेटा जो दोष के रूप में मिली, एक बात समझ में आई होगी, दूसरी, पहली थी स्थायित्व संबंधी, दूसरी क्या हो गई बेटा, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो असतत होता है, इन्होंने बोला। अगली बात
कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु में, किसमें बेटा, इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाते बोला था इसने, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के, है ना, परमाणु, है ना, इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहां चक्कर लगाता है, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्कर संबंधी जानकारी नहीं दे पाए, चक्कर संबंधी जानकारी, है ना, जानकारी देने में असफल रहे। क्या रहे बेटा, असफल रहे। जानकारी ही नहीं दे पाए कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इर्द गिर्द चक्कर लगाता है कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, ये भी जानकारी ये नहीं दे पाए कि परमाणु एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है कि इर्द गिर्द। तो इन्होंने बोल दिया था इर्द गिर्द चारों ओर लगाता है, मतलब ये जानकारी देने में असफल रहे, ठीक है। तो ये था आपके 3 जो परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं या दोष। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब हम आगे पढ़ने वाले बोहर का मॉडल और उससे पहले पढ़ेंगे बेटा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा का, है ना, क्या है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। ये दिया गया था बेटा 1900 में, सन 1900 में, है ना। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किसी भी कण के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, है ना, किसी भी कण के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तरंग के रूप में लगातार न होकर, यानी कि असतत न होकर, ठीक है, ठीक है बेटा। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तरंगों के रूप में, हाँ एक बात बेटा यहां पर कंफ्यूज हो गई थोड़ी, हाँ यहां पर परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, इन्होंने बोला था सतत होता है। कैसा होता है, सतत होता है, जबकि प्रयोग द्वारा पता चला कि वो असतत होता है। सतत मतलब लगातार होता है ऐसा इनने बोला था, जबकि प्रयोग द्वारा पता चला कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो असतत होता है, लाइनों में होता है, ये पता चला था। तो ये एक थोड़ी सी सस्पेंस थी। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं बेटा। हाँ आइए थोड़ा, हाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तरंगों के रूप में लगातार यानी सतत न होकर छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। यानी ऊर्जा का बेटा जो अवशोषण है वो लगातार नहीं होता, वो छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होता है। सूक्ष्म छोटे छोटे, इतने छोटे कि साधारण नहीं दिख सकते, ऐसे सूक्ष्म क्या होता है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडलों के रूप में ऊर्जा का अवशोषण भी होता है और उत्सर्जन भी होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ऊर्जा के उन छोटे छोटे पैकेट या बंडलों को क्वांटा कहते हैं। और प्रकाश के लिए अगर वो क्वांटा है तो प्रकाश के लिए वो छोटे छोटे क्वांटा का नाम क्वांटा ना होकर क्या हो जाता है, फोटान हो जाता है। अब आगे बोलता है कि प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा, प्रत्येक जो क्वांटा होता है उसकी ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के बराबर होती है। जो विकिरण होती है ना, विकिरण जो किरणें होती है तरंगों के रूप में, उनकी जो आवृत्ति होती है उनके ही बराबर जो क्वांटा होते हैं उनकी ऊर्जा होती है। यानी कि क्वांटा की ये ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति न्यू, ये क्या है बेटा, विकिरण की आवृत्ति न्यू के क्या होती, समानुपाती होती है। तो समानुपाती होती है, तो यहां पर क्या किया गया फिर आगे कि समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाते हैं और बराबर लगाते हैं तो साथ में एक नियतांक लग जाता है, और नियतांक यहां लग गया h, और h है बेटा यहां पर प्लांक का नियतांक। क्या है, h जो है वो है प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक। तो आपको पता है जब भी समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लगता है, नियतांक लग गया h। अब बेटा आगे जो होता है, अब ये न्यू बराबर c अपान लेमडा। c क्या है, c क्या है बेटा, तो c है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और लेमडा क्या है, तरंग धैर्य। क्या है, तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य। तो ये भी याद रखें लेमडा तरंग धैर्य है। हाँ तो यहां पर अब ये इसका जो मान है वो होता है बेटा न्यू बराबर c अपान लेमडा। तो ये c अपान लेमडा न्यू के स्थान पर रख दिया तो ये एक नया समीकरण आ जाता है E बराबर h न्यू अपान लेमडा, जो कि प्लांक के नियतांक h, यहां पर क्या है प्लांक का नियतांक h, प्रकाश का वेग, और ये क्या है
तरंग दैर्घ्य। और यहां पर बेटा प्लांक के नियतांक का जो मान होता है वो आपको दे दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है, कितना होता है, h बराबर 6.626 मल्टीप्लाई 10 पर 34 की घात जूल। अगर अर्ग की बात होती बेटा तो यहां मान बदल जाता है, ठीक है। ये किस में दिया है, जूल में दिया है, ये याद रखें आप, ठीक है। तो जूल में यहां पर दे दिया गया है आपको, है ना, किसका, h का मान, किसका मान बेटा, h मतलब प्लांक कांस्टेंट का, प्लांक नियतांक का मान। अगर बेटा ये मान अगर किस में होता है, अर्ग में होता है, तो अर्ग में यहां पर हो जाता है, अर्ग में -27 की घात अर्ग हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा आगे बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। किसका मॉडल है, बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। अब ये क्या है बोहर का परमाणु मॉडल, तो इस पर थोड़ी बात करते, थोड़ी चर्चा करते, तो आइए ध्यान से देखिएगा। अब बोहर ने क्या किया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, किसमें बेटा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, किसमें बेटा, परमाणु मॉडल में जो कमी रह गई थी, जो कमी थी, उसे दूर करने के लिए, उसे दूर करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल में, परमाणु मॉडल में जो कमी रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए बोहर महोदय ने, किसने बेटा, बोहर ने सन 1911 में, कितने में बेटा, 1911 में, है ना, 11 नहीं बेटा, 13, 1911 में रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। 1913 में, कितने में बेटा, 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, किसके बेटा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के, है ना, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सन 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए, ठीक है बेटा, कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का एक मॉडल दे डाला, जिसे किसका नाम दे दिया गया, बोहर का परमाणु मॉडल। अब था क्या बेटा, तो ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं। इसके मुख्य बातें सुनाता हूं आपको, मुख्य बातें, मूल बिंदु, मूल अभिग्रहित, क्या है बोहर के परमाणु मॉडल की मुख्य बातें। तो क्या बोलता है बोहर, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें पूरी पूरी, ठीक है। परमाणु में चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, क्या बोला, परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा, ठीक है बेटा, नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है, अवस्थाएं होती है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है, जिन्हें कक्षा कहते हैं, है ना, स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है जो वृत्ताकार होती है, ठीक है बेटा, क्या बोला था, जो वृत्ताकार होती है, क्या होती है, वृत्ताकार होती है, जिन्हें कक्षा कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, कक्षा कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। दूसरी बात बेटा, कक्षा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर, ठीक है बेटा, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, किसका मान बेटा, कोणीय संवेग का मान, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग मतलब MVR का मान h/2π के पूर्ण गुणज होता है, h/2π के पूर्ण गुणज होता है ना, या NH/2π के पूर्ण गुणज होता है ना। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां बेटा
m जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है बेटा। यहां v जो है वो है इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। और r जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, कक्षा की त्रिज्या है। किसकी? कक्षा की त्रिज्या है, कक्षा की त्रिज्या है, कक्षा की त्रिज्या है ना। और n की बात कर ले तो n है, n बराबर होता है बेटा 1 2 है ना 3 डेडे यानी ये क्या है बेटा, कक्षा की संख्या, कक्षा है ये n। h क्या है, प्लांक नियतांक है। क्या है बेटा, प्लांक नियतांक है ना। पूरी बातें आपको पता है। और 2 पाई तो कक्षा की परिधि है। तो ये बात इसने बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंट का मान यानी mvr का मान h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। और यहां पर ये बात पता चली। और ये कक्षाओं के बारे में, ये नाभिक है बेटा, और कक्षा के बारे में जैसे 1 2 3 जिन्हें KLMN के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे और भी बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो बेटा देखेंगे तीसरी बात क्या बोली इसने, ठीक है, बोहर ने तीसरी बात, नाभिक के पास वाली कक्षा, नाभिक के पास वाली कक्षा की त्रिज्या, नाभिक के पास वाली कक्षा की त्रिज्या कम, कैसी होती बेटा, कम, तथा जैसे 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 दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होती है बेटा, दूरी बढ़ती है, बढ़ती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, ठीक है, नाभिक के पास वाली कक्षा की त्रिज्या कम, तथा जैसे जैसे दूरी बढ़ती है कक्षा की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, कक्षा की ऊर्जा भी बढ़ती है। क्या होती है बेटा, बढ़ती है। यह बात रखी इसने, ठीक है। अब जैसे कि n बराबर अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डेडेस है, तो यहां पर इनकी ऊर्जा भी बेटा बढ़ती जाएगी। जैसे इसको, हाँ, इनका और भी नाम होता है K L M N, है ना, ऐसे इनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। चौथी बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है, अपनी ही कक्षा में, ठीक है बेटा, अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, लगाता, ठीक है बेटा, अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है, तब उसकी ऊर्जा में, तब उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है बेटा। चौथी बात हो गई। पांचवी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है। कहां जाता है बेटा, कहां जाता है, उच्च ऊर्जा में, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से, ठीक है बेटा, निम्न ऊर्जा स्तर से करते हैं यहां, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक है। हाँ, जहां ध्यान देंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तब क्या करता है वह, है ना, जाता है या उच्च ऊर्जा स्तर, या बेटा उच्च ऊर्जा स्तर, या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। देखो, पहले जाता है, निम्न से उच्च में जाता है या उच्च से निम्न में आता है। तो क्या करता है बेटा, ये ऊर्जा का, है ना, ये ऊर्जा का अवशोषण
एवं उत्सर्जन करता है। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो अवशोषण करेगा और ऊपर से फिर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उत्सर्जन करता है। ठीक है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, करता है। और ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा के रूप में होता है। ये बात आपको यहीं बता देता हूं मैं। इतनी बातें जो थी ये बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में की थी बेटा। अब बात आगे करते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल के क्या दोष हैं। तो देखिएगा आगे बोहर के परमाणु मॉडल के दोष। तो इतनी बात बताने के बाद भी बोहर के परमाणु मॉडल में बहुत सारे दोष देखने को मिले। तो पहला दोष क्या था बेटा कि भैया बोहर आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीजें बताई, बहुत अच्छी बात थी, बोहर का मॉडल बहुत सही भी था, पर बेटा इसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई थी, कुछ दोष रह गए थे। और दोष में सबसे पहला दोष था कि ये हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रॉन वाले, क्या बोला बेटा, या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे परमाणु के तो स्पेक्ट्रम को समझा पाए, ऐसे परमाणु के तो स्पेक्ट्रम को समझा पाए। कैसे किया बेटा इन्होंने, समझा या, ठीक है। ये हाइड्रोजन या जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझा पाए। परंतु क्या बेटा, परंतु जिनमें एक इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, एक इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहे। ठीक है बेटा, तो ये एक दोष हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके परमाणु को तो आप समझा सकते हैं, उनके स्पेक्ट्रम को बता सकते हैं, पर ऐसे परमाणु की में एक इलेक्ट्रॉन से अधिक है, उनके स्पेक्ट्रम को आप क्यों नहीं समझा पाए, क्यों उनके बारे में नहीं बता पाए। तो ये इनसे जब पूछा गया तो ये बताने में असमर्थ थे, उस बारे में कुछ जानकारी देने में असमर्थ थे, इसलिए उनके दोष में इसे लिख दिया गया। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, दूसरे दोष की बात करता हूं जो कि बोहर के परमाणु मॉडल के दोष है। तो दूसरी बात, परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा अणु कैसे बनाते हैं, अणु कैसे बनाते हैं, इस बारे में भी है ना, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाए, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाए। ठीक है, कि परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा अणु कैसे बनाते हैं, जब इनसे पूछा गया तो ये भी कोई जानकारी उनके बारे में भी स्पष्ट रूप से नहीं दे पा रहे थे, तो ये भी इनका दोष हो गया। ठीक है बेटा, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात, परमाणु स्पेक्ट्रम की मोटी लाइन अनेक बारीक लाइन से बनी होती है, अनेक बारीक लाइनों से बनी होती है, इस बारे में भी ये कोई जानकारी नहीं दे पाए, ठीक है बेटा। चौथा दोष बताता हूं, जीमेन प्रभाव, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीमेन प्रभाव एवं स्टार्क प्रभाव के बारे में भी, यानी विद्युत क्षेत्र, क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का परमाणु स्पेक्ट्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाए, तो ये भी
बोहर के परमाणु मॉडल के दोस्त थे बेटा। ठीक है, समझ में बात आ रही होगी कि परमाणु मॉडल के बारे में बहुत सारी जानकारी देने के बाद भी बोहर के परमाणु मॉडल में दोष निकल ही गए। यानी कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, ये मान के चलिए, ऐसा ये सिद्धांत बता रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हर सिद्धांतों में, हर परमाणु मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलतियां निकल के आई, जबकि बोहर का परमाणु मॉडल काफी हद तक सही था और इन्होंने परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी थी। परमाणु की कक्षा के बारे में, ठीक है बेटा, कक्षा ऑर्बिट के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक बोहर थे। सबसे पहले कक्षा की खोज बोहर ने की थी, ये भी आपको याद यहां पर रख लेना है। और ये परमाणु मॉडल के, बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां या दोष थी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और आते हैं एक नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है परमाणु, है ना। अभी तक इसी की बात चल रही थी, परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, बिल्कुल फटाफट करते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है बेटा, परमाणु कहलाता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, पर अपवाद में भी कुछ होते हैं बेटा। अपवाद, ऐसे कुछ परमाणु है जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, जैसे कि हीलियम, है ना, आर्गन, क्रिप्टान, यानी सभी अक्रिय गैस। कौन बेटा, अक्रिय गैस क्या होती है, एक परमाणविक होती है। कैसी होती है, एक परमाणविक होती है। तो ये परमाणु होते हैं जो कि सिंगल फॉर्म में ही, स्वतंत्र रूप में ही पाए जाते हैं। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, है ना, परमाणु जो है वो स्वतंत्र नहीं रहता, पर अक्रिय गैस के जो परमाणु वो स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि ये परमाणु और अणु फॉर्म इनका एक ही होता है। ठीक है, बात आगे करते हैं कि स्वतंत्र, बात अभी परमाणु की करें तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बेटा इसे ऐसे याद रखें कि जब हमारा देश गुलाम था तो हम क्या करते थे, आजादी की लड़ाई में भाग लेते थे। तो यहां पर वैसी ही बात है कि परमाणु जब क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता, यानी परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता और इसी कारण ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना। अपवाद ये है बेटा। और इसके उदाहरण की बात कर लूं तो उदाहरण जैसे परमाणु के बात करूं तो ओ, है ना, ओ, है ना, ओ क्या है, परमाणु है, इसमें H परमाणु है ना, N परमाणु है, ETC आदि हो सकते हैं। बात करें अणु, मॉलिक्यूल्स की, तो अणु क्या, जस्ट अपोजिट बेटा, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्या कहलाता है बेटा, अणु कहलाता है। उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए अणु की बात करूं तो O2 N2, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, O2 N2, है ना, Br2। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, अणु है, ETC, ये सभी क्या है, अणु है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में तो होते हैं पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो ये बातें यहां पर हो गई। आगे की ओर बढ़ते हैं, अणु परमाणु से थोड़ा आगे, अणु के प्रकार। अणु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक समपरमाणविक अणु, एक होता है विषम परमाणविक अणु। तो यहां बेटा याद रखें कि समपरमाणविक अणु होता क्या है। सम मतलब होता है बेटा समान, सम मतलब समान, परमाणविक मतलब परमाणु, समान परमाणु से बना अणु, बना अणु, समान परमाणुओं से बना अणु, समान परमाणुओं से बना अणु, मतलब ऐसा अणु जिसमें, ऐसा अणु जो परमाणुओं से तो बना है पर परमाणु सारे के सारे समान है। देखो आपको पता है कि परमाणु से अणु बनता है, परमाणु से मिलकर अणु बनता है, पर जब परमाणु कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो यह समपरमाणविक अणु होता है। उदाहरण की दृष्टि से बेटा बात करें तो O2, O2 भी एक अणु है जिसमें 2 O है, समान है दोनों। N2 भी अणु है जिसमें 2 N है। O3 ओजोन, इसमें 3 अणु है, तीनों ही 3 परमाणु और तीनों ही ऑक्सीजन है। ठीक है, Br 2 परमाणु और दोनों ही ब्रोमीन है। ऐसे ही H2 जिसमें 2 हाइड्रोजन और दोनों ही हाइड्रोजन कैसे है, समान है, समान परमाणु है। तो यहां पर ये जो पूरा पूरा आप देख रहे हैं सम परमाणविक अणु, यानी कि ऐसा अणु जिसके
परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु से बना है और परमाणु आपस में समान है तो समपरमाणविक अणु कहलाता है। बात करें बेटा आगे विषम परमाणविक अणु, तो विषम मतलब होता है अलग 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 अलग, ठीक है बेटा, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग परमाणु है ना, विषम परमाणविक अणु या अलग अलग या विषम परमाणविक अणु, ठीक है। तो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना अणु, ठीक है, यानी कि ऐसा अणु जिसमें जुड़ने वाले दो या दो से अधिक परमाणु कैसे होते हैं, विषम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O, ये क्या है बेटा, एक अणु है, क्या है, एक अणु है जिसमें परमाणु जो जुड़े एक है H और दूसरा है O, दोनों ही क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे और भी देख ले CO2, ये क्या है बेटा, अणु है, तो यहां पर क्या है, दोनों ही परमाणु कैसे, परमाणु विषम है, परमाणु कैसे बेटा, विषम है। तो विषम परमाणु में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक विषम परमाणु, जब दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणु जुड़कर कोई अणु बनाते हैं तो वह अणु विषम परमाणविक अणु होता है। जब एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं तो समपरमाणविक अणु कहलाता है। समझ में बात आ गई होगी, ठीक है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं और आते हैं परमाणु क्रमांक क्या है, ठीक है बेटा, परमाणु क्रमांक क्या है ना, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या है। तो बेटा परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या बेटा, कुल प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है, या फिर उदासीन परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। थोड़ा समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा सोडियम का। सोडियम होता है 11, यहां पर अगर बात करूं तो यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, उदासीन है, क्या है, ये उदासीन है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन 11 है। तो ऐसी स्थिति में भी परमाणु क्रमांक 11 होगा, पर प्रोटॉन की संख्या P बराबर भी क्या है, 11 है, ठीक है। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन या फिर सीधे सीधे आप बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक या इसे परमाणु संख्या भी बोलते हैं बेटा, परमाणु संख्या होती है। जैसे यहां पर सोडियम में देखा आपने कि यहां पर कोई आवेश नहीं था तो इलेक्ट्रॉन थे 11, प्रोटॉन भी 11 थे, यानी परमाणु क्रमांक 11 है। पर सोडियम जब प्लस हो गया यानी अब ये क्या नहीं है, उदासीन नहीं है, तो नहीं है, उदासीन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु क्रमांक नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा, परमाणु क्रमांक नहीं होगी, परमाणु क्रमांक नहीं होगी, ठीक है, याद इस बात को रखना है। जब उदासीन है यानी यहां धन या ऋण है तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं बोल सकते, है ना। तो याद रखें प्रोटॉन P की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए होंगे बातें। आगे की ओर बढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। हाँ एक बात और भी यहां, हाँ परमाणु क्रमांक को बेटा दर्शाते हैं जेड से, किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं, ठीक है, यह बात भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं, परमाणु भार इसे दर्शाया जाता है बेटा ए से। हाँ एक बात और भी यहां भी छूट रही है, परमाणु क्रमांक की खोज की थी परमाणु क्रमांक की मोजले ने, किसने बेटा, मोजले ने, ठीक है, ये याद रखें, परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने की थी, है ना। और परमाणु द्रव्यमान की खोज की थी मेंडलीफ ने, ठीक है, मेंडलीफ है ना, मेंडलीफ, ठीक है बेटा, मेंडलीफ ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। मेंडलीफ या मेंडलीव भी लिखा होता है, मेंडलीफ जिसने आवर्त सारणी के बारे में, दोनों ही वैज्ञानिक आवर्त सारणी वाले हैं, तो मेंडलीफ ने किसके बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया था मेंडलीफ ने, ठीक है। तो मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान और इसे ए से दर्शाते हैं, ठीक है, इसकी खोज की थी। हाँ आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन यानी कुल P और कुल न्यूट्रॉन मतलब कुल N की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में अब इस P प्लस N को बेटा कहा जाता है न्यूक्लियन, क्या कहते हैं,
न्यूक्लियन, क्या कहते हैं? न्यूक्लियन, न्यूक्लियन भी कहते हैं। इसलिए अब मैंने बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान बोलो या परमाणु भार बोलो, है ना, और इन दोनों को मिलाकर बोल दिया जाता है न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन की संख्या भी क्या होती है बेटा? परमाणु का के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या भी परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। न्यूक्लियन की कुल संख्या भी परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। न्यूक्लियन मतलब क्या होता है? तो P+N, यानी ये आपका न्यूक्लियन है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियन की संख्या भी कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान ले सोडियम का ही ले ले उदाहरण, सोडियम 11, 23, तो ये जो 23 है बेटा ये A है और ये 11 जो है ये Z है। Z मतलब बेटा ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, और ये क्या है? परमाणु भार है। ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? ऊपर, परमाणु के संकेत के ऊपर ये है ना, ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है और ये हमेशा बेटा नीचे लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु क्रमांक समझ में आ गया, परमाणु द्रव्यमान समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब आगे की कुछ बातें हैं और भी जिन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है, फिर आएंगे क्वेश्चनों पर अगले दिन। हाँ, ये आवर्त सारणी है बेटा आपकी, इसको ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। पेरियोडिक टेबल जो एलिमेंट है आपके 118 एलिमेंट सारे के सारे इसमें होते हैं। ये आपका क्या होता है आपको पता है? एस क्षेत्र। ये आपका यहां से यहां तक होता है डी क्षेत्र, आपको पता है। ये यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है ये पी क्षेत्र है, और यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है बेटा ये एफ क्षेत्र है, मतलब एफ ब्लॉक बोलते हैं हम उसे, क्या बोलते हैं? ब्लॉक, ठीक है। ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पर बेटा, यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहां पर जो ये दिया है आपको ऊपर में, ये जो ऊपर में लिखा है, ये जो सारा देख रहे हैं आप 1 3 2 है ना, ये सारा 1 3 है ना, एक ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है बेटा? आपके कक्षाओं के नंबर है, आवर्त के नंबर है, और ये क्या है? वर्ग होते हैं। खड़े वाले क्या होते हैं? वर्ग होते हैं, ये भी पता है। अब बेटा ये 1, ये 3, ये 4, ये 11, ये 12, ये है आपके परमाणु क्रमांक लिखे ऊपर। यहां पर ये अपनी सुविधा के लिए ऊपर लिख रहा है, और यहां नीचे जो लिख रहा है ये परमाणु भार लिख रहा है। पर जब भी संकेत लिखते हैं बेटा ऐसे, तो यहां 11 और यहां 23, या यहां 11 और यहां 23 ऐसे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ठीक है। इस बात को याद रखना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और भी बातें करते हैं और आते हैं बेटा समस्थानिक की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समस्थानिक। समस्थानिक, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या मतलब बेटा परमाणु क्रमांक समान, मतलब जेड कैसा है? समान है। जेड कैसा है? समान है। तथा परमाणु द्रव्यमान तथा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, मतलब एक ऐसा है अलग अलग है, एक ऐसा है अलग अलग है। मतलब अगर किसी भी तत्व में जैसे एक्स ले लूं, तो यहां पर अगर 2 है, यहां पर 2 है, परंतु यहां 3 है और यहां क्या है? सॉरी, यहां 4 है और यहां 5 है। मतलब ये दोनों कैसे अलग अलग है? ये दोनों कैसे समान है? परमाणु क्रमांक कैसे बेटा? समान, यानी जेड की वैल्यू समान और ए की वैल्यू अलग अलग है, तो इन्हें क्या कहते हैं? आइसोटॉप या समस्थानिक। आइसोटॉप या समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो आइसोटॉप जैसे उदाहरण है, यहां पर उदाहरण आपको दिया है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। पहला है प्रोटियम, क्या है बेटा? प्रोटियम। दूसरा है ड्यूटीरियम, क्या है बेटा? ड्यूटीरियम। और ये दिया है बेटा ट्राइटियम, क्या है? ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम, ठीक है। थोड़ा हाँ इधर से आएगा, ठीक है, ट्राइटियम ट्राइटियम, ठीक है बेटा, ट्राइटियम। तो ये 3 होते हैं, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ऐसे कई कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, अलग अलग ढेर सारे समस्थानिक आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक 1 1 1 समान है, परंतु परमाणु भार 1 2 3 अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है इसका कारण भी देख लें एक डिब्बे में। ऐसा क्यों होता है समस्थानिकों में? ठीक है, तो समस्थानिकों में ऐसा क्यों होता है बेटा?
तो यहां याद रखें, देखो प्रोटॉन की संख्या समान, इनमें क्या होता है, प्रोटॉन समान होते हैं। मेन मुद्दे की बात बताता हूं, प्रोटॉन समान होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। न्यूट्रॉन अलग अलग, नाभिक में न्यूट्रॉन अलग अलग, पर नाभिक में जो प्रोटॉन है वो समान हो जाए तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग समस्थानिक कहलाते हैं। या परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न, तो वो भी समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब परिभाषा, दो नाम अलग अलग है पर इनका रीजन एक ही होता है। ठीक है बेटा, आगे की ओर आते हैं, देखते हैं समभारिक। क्या है बेटा, समभारिक आइसोबार। ध्यान से देखिएगा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, यानी कि जेड जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, किंतु किंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी कि ए कैसे होती है बेटा, समान होती। ए कैसी हो रही है, समान होती है। यानी यहां पर समझते हैं, परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग हो गया, आप परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक तत्व है और दूसरा भी ए है, सॉरी दूसरा कोई बी है ना। ए एक तत्व है और दूसरा ले लिया बी एक तत्व है, जिसमें यहां पर लिखा है बेटा 2 और यहां लिखा है 3, पर यहां लिखा है 5 और यहां लिखा है 5। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाएंगे, समभारिक। क्या कहलाएंगे बेटा, समभारिक। क्या कहलाएंगे, समभारिक। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है वो किसकी है, एक ही है, दोनों वैल्यू एक ही है और ये कैसी है, समान है। यानी भार क्या है, समान है और क्रमांक क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, समझते हैं। उदाहरण जो परफेक्ट उदाहरण है देखिएगा, यहां पर है ए आर मतलब आर्गन 1840, यहां पर है बेटा पोटेशियम 1940 और यहां है कैल्शियम 2040। यहां देख रहे हैं तो ये सारे के पूरे के पूरों के, ये जो आप देख रहे हैं भार कैसे हैं बेटा, भार कैसे हैं, समान है। समान है तो भार समान है, समभारिक। और क्रमांक कैसे हैं, क्रमांक कैसे हैं, असमान है, असमान है। यानी ये क्या हो गए, समभारिक। और ये क्या, भार समान है तो समभारिक। तो यहां पर क्रमांक अलग अलग पर भार समान, समभारिक कहलाते हैं। अब यहां देखिए, ये देखो प्रोटॉन 18 है, यहां भी यहां भी प्रोटॉन, पर न्यूट्रॉन की संख्या समान है। सॉरी, न्यूट्रॉन भी अलग अलग, प्रोटॉन भी अलग अलग, न्यूट्रॉन भी अलग अलग। ठीक है, प्रोटॉन भी अलग अलग, मतलब अलग अलग तत्वों के। वहां एक ही तत्वों की बात होती है बेटा, यहां पर पूरे तत्व एक ही थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। पर यहां पर जो होती है बेटा, अलग अलग तत्वों की बात होती है। जैसे यहां पर है देखो, ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक समान पर परमाणु भार अलग, सॉरी परमाणु भार समान पर परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। यहां पर ध्यान दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु क्या होता है, परंतु भार कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। प्रोटॉन भी अलग अलग, न्यूट्रॉन भी अलग अलग, भार समान, समभारिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु, अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु। जैसे एक पी है ना, और एक ले लिया मैंने एस, फास्फोरस 15, सल्फर 16। भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाए। यानी इनका भार है 31 और इसका भार है, सॉरी 15 30 और इसका भार है 16 31। ठीक है, 15 30 16 31। ठीक है, सल्फर 16, अच्छा इसका 32 होता है, ओके 32 और इसका होता है 31। ठीक है, फास्फोरस 15 31। बेटा ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, परमाणु भार बराबर P + N। और न्यूट्रॉन ये है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो N बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर, इसको लाएंगे इस तरफ तो A - P। ए क्या है, परमाणु भार, पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। मतलब आपको इस रूप को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, एन बराबर ए - जेड। जेड मतलब प्रोटॉन की संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होती है, ये हमने पढ़ा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहां निकालनी है बेटा, तो यहां ध्यान देंगे न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। अब न्यूट्रॉन की संख्या अगर यहां देखें फास्फोरस 15 में, तो P 15 31 है।
तो यहां पर बेटा इसमें से इसको घटा दो, तो a माइनस, देखो न्यूट्रॉन की संख्या यहां पर n बराबर p है 31, सॉरी a है 31 और p है 15, तो कितना आ जाएगा बेटा, है ना, यहां पर आ जाएगा, देखो 31 में से 15 गए तो 16, ठीक है, 31 में से 15 गए तो 16, ठीक है। दूसरे वाले पर आते हैं, सल्फर 16 32, यहां पर भी बेटा वही सूत्र लगाएंगे, n बराबर a माइनस जेड, a का मान है 32 और इसका मान है 16, तो बराबर आ जाएगा 16। क्या देखने को मिला कि यहां पर क्या है, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है, समान है, n क्या है, समान, n मतलब न्यूट्रॉन समान है, इसलिए क्या है, ये दोनों ही एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है बेटा, समझ गए कि जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान आए, परमाणु भी अलग अलग हो जाए, भार भी अलग अलग हो जाए, क्रमांक भी अलग अलग हो जाए, पर न्यूट्रॉनों की संख्या नाभिक में समान हो जाए, तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्वेश्चन आते हैं बेटा इन पर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ऐसे टॉपिकों पर, इसलिए मैं इन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आगे आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से, कई बार एक क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है ना, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, ज्यादातर पूछा गया टॉपिक ये है, ठीक है। क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न आयन, भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न आयन, बेटा परमाणु की बात नहीं, आयन की बात हो रही है, जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण बेटा, जैसे यहां पर बात कर लूं, नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, आयन है, फ्लोरीन माइनस, यहां पर फिर देखें नियान, कोई माइनस प्लस नहीं, सोडियम प्लस, और Mg2 प्लस, और एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न आयन, अलग अलग आयन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, तो आपको पता है जितने जितने ऋण, ठीक है बेटा, थोड़ा यहां ध्यान देंगे, ऋण आवेश का मतलब आपको पता है, फिर भी बता देता हूं, अगर इसे नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, ऋण आवेश मतलब ग्रहण करना, किसको बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और धन आवेश मतलब धन आवेश, ठीक है बेटा, धन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, त्यागे जाते हैं, क्या होते हैं, त्यागे जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना, अब समझते हैं। देखिएगा यहां पर नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन उदासीन अवस्था में 7 होते हैं, 3 ग्रहण कर लिया, कितने हो गए, 10। यहां पर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास परमाणु क्रमांक 8 होता है उदासीन अवस्था में, 2 इसने ग्रहण कर लिया, माइनस इसके भी 10, ठीक है बेटा। फ्लोरीन होता है 9, इसने क्या किया, 1 ग्रहण कर लिया, हो गए इसके पास भी 10। नियान का 10 होता है, लिया कुछ नहीं, हो गए इसके 10। सोडियम होता है इसके पास 11 है, 1 इसने दे दिया, प्लस मतलब दे दिया, मतलब घटा देंगे, 1 माइनस, बराबर हो गए 10। यहां पर मैग्नीशियम होता है 12, 2 इसने दे दिया, इसलिए इसके पास भी हो गए 10। एल्यूमिनियम होता है 13, 3 इसने दे दिया, इसलिए 3 माइनस, बराबर हो गए 10। क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं बच्चा, तो आप देख रहे हैं कि यहां, अच्छा, हाँ, यहां और यहां सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, समान है, और जब समान है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इनका नाम हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाएगा बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो यहां तक की पूरी प्रोसेसिंग आपको आज के इस लेक्चर में समझ में आई होगी। आगे के लेक्चर में इसके आगे का बेसिक और एडवांस लेवल हम देखेंगे। यहां तक की बातों में कहीं भी आपको कोई सस्पेंस हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो बिल्कुल वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए बेटा, ठीक है। आगे की बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो बहुत पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में कल फिर, ठीक है बेटा।